हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नारायण एजुकेयर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं वीनू सर आप सबके लिए एक फिर हिंदी की ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने आप सबके साथ चर्चा किया था किसके विषय में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की चर्चा हम आज करेंगे। ठीक, विसर्ग संधि हम देखते हैं। पिछली चर्चा में हमने देखा था संधि में क्या बताए थे हम, वर्णों का मेल होता है। ठीक है, और वर्णों का मेल कई प्रकार से होता है। जैसा कि स्वर संधि में हम बताए थे एक प्रकार से जहाँ पर स्वर और स्वर का मेल हो वहाँ पर स्वर संधि होता है, और जहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल हो वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। इसमें एक कंडीशन और होती है, या हम कह सकते हैं जहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो वहाँ पे भी क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। और एक कंडीशन और होती है, मान लीजिए ये स्वर पहले भी आ सकता है, जहाँ पर स्वर और व्यंजन का मेल हो वहाँ पे भी व्यंजन संधि होती है। ठीक, अब देखिए एक प्रकार वर्णों के मेल का ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं हमने यह भी देखा, वो भी देखें और वो भी देखें। अब हम आते हैं विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, जहाँ पर विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे हम कह दें कि विसर्ग के बाद यदि स्वर आए तो भी विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग के बाद यदि व्यंजन आए तो भी क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। यानी हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो ये वर्णों का मेल है ये 6 प्रकार से हो सकता है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी जहाँ पर स्वर और स्वर का मेल हो वहाँ पर स्वर संधि, जहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल हो वहाँ पर व्यंजन संधि, और जहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर आए वहाँ पे भी व्यंजन संधि, और या तो स्वर के बाद व्यंजन आए तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि में आते हैं तो जहाँ पर विसर्ग के बाद स्वर आए तो वहाँ पे विसर्ग संधि, या विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो भी विसर्ग संधि ही होगा। ठीक, अब हम चलते हैं, जैसा कि स्वर संधि के भेद थे, व्यंजन संधि में हमने बताया व्यंजन संधि नियमों पर चलती है, ठीक उसी प्रकार से विसर्ग संधि भी नियमों पर चलती है। अब कौन कौन से नियम है इसके हम चर्चा कर लेते हैं, और इसमें हम 2 प्रकार से आपको बताएंगे, एक नियमानुसार, एक समझने की सरलता की दृष्टि से। ठीक है, देखते हैं हम अब चलते हैं कहाँ पे, विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि में नियम का जो है वो थोड़ा ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो संधि जो होती है हमारी व्यंजन संधि से कुछ मिलती जुलती होने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है, विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है, देखिए बहुत बड़ा नियम लिखवाने से अच्छा है कि उसे शॉर्टकट ट्रिक में हम लिखाएं। जैसे अगर हम कह दें यदि विसर्ग के बाद क्या आए, च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श, वो भी हलंत युक्त। फिर दूसरा उसी नियम के अनुसार है, यदि विसर्ग के बाद क्या आए, ट आए या ठ आए तो फिर क्या हो जाता है, मूर्धन्य श। फिर कहते हैं यदि विसर्ग के बाद क्या आए, त या थ आए तो क्या हो जाता है, दंत्य श। जैसा कि वर्णमाला में हम चर्चा किए थे आप सभी के साथ कि ये जो तीनों श हैं इनका उच्चारण लगभग समान होता है, और इनको पहचानने के लिए इनका नाम रखा गया इनके उच्चारण स्थान के आधार पर। इसका उच्चारण, अच्छा कभी कभी भ्रमित हो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे आप सोचेंगे सर बताएं विसर्ग के बाद च आता है तो श होगा, विसर्ग के बाद ट आता है तो श होगा, विसर्ग के बाद त आता है तो स होगा। तो बच्चे भ्रम में हो जाते हैं कि ठीक है च के बाद स आता है, ट के बाद
श आता है, तथा के बाद श आता है, लेकिन कौन सा श किसके साथ आता है? तो अगर पुरानी वीडियो आप देखे होंगे हिंदी वर्णमाला की, तो उसमें हम बताए थे कि इस श का क्या नाम है? तालव्य श, और उच्चारण स्थान के आधार पर ही इसका नाम रखा गया। और ये कौन सा श है? मूर्धन्य श, इसके उच्चारण स्थान के आधार पर इसका नाम रखा गया है। और ये दंत श, इसके उच्चारण स्थान के आधार पर ही इसका भी नामकरण किया गया। अब हम देखते हैं च छ का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालव। ठीक, अब तालव्य है तो हम देख सकते हैं विसर्ग के बाद च छ आए, यानी इसका उच्चारण स्थान तालु है, तो तालव्य श होगा। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। और ट ठ है तो इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसका भी मूर्धा है, यानी मूर्धन्य श होगा। और इसके बाद विसर्ग के बाद त थ आए तो इनका उच्चारण स्थान दंत है, तो क्या होगा? दंत श होगा। आशा करते हैं ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका एक एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे आ गया निह प्लस चल, निह प्लस यानी निह धन चल। तो अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद च आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य श। अब क्या हो जाएगा तब यहाँ पे? निश्चल। उसी तरीके से छ के साथ देखते हैं। जैसे आ गया निह प्लस छल, निह धन छल, छ आया तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तालव्य श। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं, आ गया जैसे निश्चल। ठीक, अब ये तो इसका ये दोनों हो गया। अब दूसरे की बारी आई, अगर हम देखते हैं, आ गया जैसे धनुः, धनुः धन टंकार। अब यहाँ पर देखिए ट आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? हलंत युक्त मूर्धन्य श। क्या हो जाएगा? धनुष टंकार, धनुष टंकार। इसी तरीके से अब आगे चलते ठ आएगा, तब भी ये बदलेगा किसमें? आपके मूर्धन्य श में। फिर देखते हैं अगर इसके बाद आ जाए, जैसे इसका भी देख लेते हैं, निह धन ठुर, निह धन ठुर, तो ठ आ गया तो भी ये बदल जाएगा मूर्धन्य श में, तो क्या हो जाएगा? निष्ठुर। फिर अब ये तीसरी वाली लाइन को हम देखते हैं। जैसे आ गया नमः धन ते, नमः धन ते। अब यहाँ पर देखिए फिर विसर्ग के बाद त आ रहा है, यानी ये आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? हलंत युक्त दंत्य श। तो क्या हो जाएगा? नमस्ते। क्या हो जाएगा? नमस्ते। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अगर आ गया कोई भी, जरूरी नहीं हमें यहाँ देखना है कि कौन सा क्या है, विसर्ग के बाद त या थ आए, तो जैसे आ गया दुह धन थकार, दुह धन थकार, क्या हो जाएगा तब? फिर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श। क्या हो जाएगा? दुस्थकार। इस प्रकार से आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें भी च छ के बाद क्या आए? ये आए, तो ये तालव्य श, फिर मूर्धन्य श, फिर दंत्य श। यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे ये बदलते जाते हैं, वैसे वैसे उनके स्थान पर ये सब आते जाते हैं। ठीक, अब आगे दूसरा नियम, ये तो एक तरह से पहला नियम था, आगे दूसरा नियम हम देख लेते हैं। दूसरा नियम ये कहता है, ये तो हुआ हमारा कौन सा? पहला नियम। और दूसरे नियम में ये देखा जाता है, जैसे मान लीजिए आ गया ये तीनों श जो हमारे हैं वो विसर्ग के बाद आ गए, विसर्ग के बाद ये तीनों श आ गए। कौन? तालव्य श या मूर्धन्य श या दंत्य श। अब अगर ये आ गए तो हम देखते हैं तुरंत या तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, या तो विसर्ग के स्थान पर इनमें से जो भी श आया है वही हलंत युक्त हो जाएगा। क्या? या तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, या तो इनके स्थान पर हलंत युक्त यही श आ जाएंगे। जैसे देख लेते हैं हम,
अगर समझ में आया हो कि सर, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर कैसे कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दो ऑप्शन होंगे। अगर ये श विसर्ग के बाद आते हैं, या तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, या तो इन श के बाद विसर्ग के स्थान पर यही हलंत युक्त तालव्य श या मूर्धन्य श या दंत्य श हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे आ गया निह प्लस शंक, निह प्लस शंक या निह धन शंक। अब देखिए यहाँ पर ये श आ रहा है, तो या तो ये विसर्ग जो है ज्यों का त्यों रहेगा निःशंक, या यही श फिर यहाँ इसके स्थान पर हलंत युक्त हो जाएगा। क्या, जैसे अगर हम इसको लिख सकते हैं सीधे निःशंक या निःशंक। ठीक, या निःशंक। अब ये समझ गए होंगे आप सब। उसी तरीके से ये होता है, अगर विसर्ग के बाद ये वाला श आ जाए यानी मूर्धन्य श आ जाए, तो उसके स्थान पर या तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, या तो किसके स्थान पर बन जाएगा क्या, मूर्धन्य श हलंत युक्त। फिर विसर्ग के बाद या तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, या तो फिर क्या बन जाएगा आपका यही हलंत युक्त श। आशा करते हैं यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ लोग जैसे इसका देख लीजिए, जैसे आ गया निह धन सहाय, निह धन सहाय, तो क्या हो जाएगा निस्सहाय, निस्सहाय, या क्या हो जाएगा निसहाय, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं यहाँ भी समझ में आया होगा आपको। अब ये दूसरा नियम था। अगले नियम पे जब हम चलते हैं तो तीसरा नियम ये कहता है, यदि क ख प फ आए, किसके बाद आए, क ख प फ आए, किसके बाद आए, विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद क्या आए, क ख प फ, ये आए, तो विसर्ग क्या होता है, ज्यों का त्यों रहता है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, बदलता नहीं। उदाहरण तौर पे जैसे हम देख सकते हैं, जैसे आ गया, हम लोग लिखते हैं ना अंतः धन करण, अंतः धन करण, तो क्या हो जाएगा, हम इसे सीधे सीधे ज्यों का त्यों रहेगा तो अक्सर लिखते हैं अंतः करण, क्या लिख देते हैं, अंतः करण। फिर जैसे वो देखना हो, जैसे आ गया, हम लोग लिखते हैं अंतः पुर या अंतः धन पुर, तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं हम लोग अंतः पुर। ठीक, उसी तरीके से कवल कभी कभी जैसे आता है प्रातः धन काल, तब भी क्या लिखते हैं हम, प्रातः काल, यही लिखते हैं। अब जैसे आ गया अधः धन फलित, अधः धन फलित, तब भी हम क्या लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं अधः फलित। ठीक, यही लिखते हैं। यानी कुल मिलाकर विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो हम क्या करते हैं, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आशा करते हैं ये भी नियम भी समझ में आया होगा आपको और अच्छे से समझ गए होंगे। अगला नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद ई या ऊ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ हो, और बाद में क्या आए, क ख प फ, क्या है, क ख प फ, तो क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, हलंत युक्त मूर्धन्य श, हलंत युक्त मूर्धन्य श। जैसे आ गया निह धन
कपट, निधन कपट, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? हलंत युक्त मूर्धन्य श में। तो क्या हो जाएगा? ये निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। ठीक उसी प्रकार से जो आता है, जैसे आ गया कोई और उदाहरण, जैसे ख वाला उदाहरण उठाकर हम देखते हैं तो आ जाता है हमारा जैसे नीह धन फल। और फ वाला भी देख लेते हैं, जैसे आ गया नीह प्लस फल, क्या हो जाएगा? फिर इसके स्थान पर आ जाएगा हलंत युक्त मूर्धन्य श, तो ये बदल जाएगा निष्फल। क्या हो जाएगा? निष्फल। और आ गया जैसे नीह, या अलग अगला वाला देख लेते हैं, दुह धन पाप, दुह धन पाप, तो ये क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा हलंत युक्त मूर्धन्य श में, क्या हो जाएगी? या दुष्पाप। ठीक उसी तरीके से जैसे आ गया दुह धन कर, फिर ये बदल जाएगा किसमें? हलंत युक्त मूर्धन्य श में, क्या हो जाएगा? दुष्कर। तो आशा करते हैं ये भी नियम समझ गए होंगे। पूरा कुल मिलाकर यदि विसर्ग के पहले अ तो ई या उ हो और विसर्ग के बाद क्या हो? क ख प फ हो, तो किस में बदल जाता है? ये हलंत युक्त मूर्धन्य श में। अगर ये नहीं है तो इसके स्थान पर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब अगला नियम की ओर हम चलते हैं, तो उसमें यह कहता है नियम कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो। यदि विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो, तो विसर्ग और अ मिलकर ओ हो जाता है। कैसे? अब इस नियम के अनुसार जैसे विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो, और विसर्ग के बाद क्या है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन हम लिख सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन या ह आए तो ये और ये मिलकर क्या बन जाते हैं? ओ बन जाते हैं। ठीक, उदाहरण दिखाते हैं तो समझ जाएंगे आप सब। जैसे आ गया मनः धन ज, मनः धन ज। अब हम देखते हैं कि अगर इसको तोड़ते हैं तो न हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से क्या निकला? अ, और यहाँ पर विसर्ग है। अब फिर इसके बाद ज आ रहा है। ज अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। ज किस वर्ग का है? च वर्ग का। च छ ज, तो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो अ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अब म को हम वैसे ही लिख दिए, न में ओ की मात्रा लग गई तो क्या हो जाएगा? नो हो जाए, क्योंकि न में हलंत है। और यह ज बचा, ज उतार दिए, क्या हो जाएगा? मनोज। ठीक उसी प्रकार से जैसे आ गया यशः धन दा। अब इसको भी तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? हम स को हलंत युक्त कर दिए, इसमें से अ निकला, फिर विसर्ग, फिर इसके बाद द आ रहा है। अब यह द देखिए अपने वर्ग का तीसरा है, तो फिर विसर्ग और अ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? यह को वैसे ही लिख दिए, स हलंत युक्त, इसमें ओ की मात्रा लग गई तो हो गया शो, और द में आ की मात्रा जो है इसे उतार दी, क्या हो जाएगा? यशोदा। ठीक उसी प्रकार से प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे आता है अधः धन गति, अधः धन गति, तो क्या हो जाएगा? अब फिर देखते हैं हम यहाँ पे ध को तोड़ेंगे, ध हलंत युक्त हो गया, इसमें से अ निकला, फिर विसर्ग है। अब फिर यहाँ पे ग आ रहा है, ग क वर्ग का तीसरा अक्षर है। अब फिर यहाँ पर अ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। अब अ को वैसे ही लिख दिए हम, ध में ओ की मात्रा लग गई, धो हो गया, और ये उतार दिए, क्या हो जाएगा? अधोगति। आशा करते हैं ये नियम भी अच्छे से समझ गए होंगे, कोई शंका या कोई सस्पिशन नहीं होगी। ठीक, अब अगला नियम हमें यह कहता है कि यदि विसर्ग के पहले
आ हो और उसके बाद में क्या हो, आ को छोड़कर अन्य स्वर हो, विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन ह या और कोई स्वर भी आ सकता है। क्या आ जाएगा, अन्य कोई स्वर भी आ सकता है। ठीक, और यहां इसके पहले क्या हो, आ को छोड़कर, यानी ये दोनों न हो, ये दोनों न हो, यानी आ को छोड़कर क्या हो, अन्य कोई स्वर हो, फिर विसर्ग हो, उसके बाद ये सारे चीजें हों, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, हलंत युक्त र हो जाता है, हलंत युक्त र हो जाता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आ गया, देखिए जो ये तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड आते हैं उसमें तो सरलता से, सुगमता से समझ जाते हैं। जब स्वर आ जाता है तो बच्चे थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा, पहले सुगमता से हम समझ लेते हैं, इसके बाद जैसे आ गया दुह धन गुण, दुह धन गुण। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के पहले अगर द को हम तोड़ते हैं तो ये हलंत युक्त हो गया, इसमें से क्या निकला, उ। इसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग, और फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ग आ रहा है। तो अब देखिए ये अपने वर्ग का तीसरा है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात यहीं पे है, द हलंत युक्त है, विसर्ग के पहले उ है, यानी आ नहीं है। और इससे पहले वाले नियम हमने देखा था, विसर्ग के पहले क्या था, अ था। अब हम देख लेते हैं फिर क्या परिवर्तन होगा, ये बदल जाएगा हलंत युक्त र में। अब ये तो समझाने के लिए हम तोड़े थे दू को, अब फिर इसको मिला देते हैं तो दू वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा र हलंत युक्त है, इसके आगे ग है। हम जो वर्णमाला की पाठशाला जो बता रहे थे, जो उसमें जो वीडियो है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हम बताए थे र के 4 रूप, और र जब स्वयं आधा रहता है तो किसका रूप लेता है, रेफ का रूप लेता है। और जब र स्वयं पूरा हो और उसके ठीक पहले कोई आधा वर्ण हो तो वो किसका रूप लेता है, रकार का। तो यहाँ पे देखिए र स्वयं क्या है, आधा है, तो किसका रूप लेगा, रेफ का रूप लेगा। ठीक, अब जब रेफ का रूप लेता है तो अगले आने वाले वर्ण के ऊपर हो जाता है। ठीक, लेते हैं। अब यहाँ पे ग आ गया, अब यहाँ पर हम इसको रेफ का रूप दे दिए और इसमें जो मात्रा थी लगा दी, क्या हो जाएगा, दुर्गुण। ठीक, अब देखिए ये तो व्यंजन आया, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई भी आ सकता है। अब जैसे आ गया अगर कोई स्वर, जैसे आ गया निह धन आशा, निह धन आशा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे भ्रमित होते हैं बच्चे। भ्रमित होने का एक प्रमुख कारण यह है कि जब जब बच्चे देखते हैं यहाँ पे सर कैसे हो गया, तो देखिए हम तोड़ते हैं, न हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से क्या निकला, ई स्वर, यानी आ नहीं है, फिर विसर्ग आ रहा है, फिर इसके बाद आ रहा है, स्वर भी आ गया है। तब क्या होगा, तब भी इसके स्थान पर हलंत युक्त र ही होगा, इसके स्थान पर हलंत युक्त र ही होगा। अब न को हम फिर जोड़ देते हैं वही स्थिति में, उसी स्थिति में नी बन गया। अब र जब स्वयं आधा है लेकिन उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, उसकी मात्रा, र में आ की मात्रा जुड़ गई, रा हो गया और सा बचा, शा उतार दिए, क्या हो गया, निराशा। वही यहीं पे बच्चे भ्रमित होते हैं, सर जी इसमें तो र कहीं था ही नहीं, यहाँ पे निराशा कैसे हो गया। तो बस यही बात है, विसर्ग बदल जाता है हलंत युक्त र में, लेकिन जब ये स्वयं बदला उसके ठीक तुरंत बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो स्वर की मात्रा उस व्यंजन के साथ जुड़ जाती है, तो ये पूरा रा हो गया। अब हम जब देखते हैं कहीं कहीं ऐसा आता है कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित ही रहते हैं। अगला जैसे आ गया निह धन धन, निह धन धन। अब हम इसको तोड़ेंगे तो न हलंत युक्त हो गया, इसमें से ई निकला, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, फिर धन हम लिख दिए, मान लीजिए। अब विसर्ग के बाद ध आ रहा है, इधर ई है तो विसर्ग बदल जाएगा हलंत युक्त र में, नी वैसे ही लग दिए। अब ध के ऊपर रेफ लग जाएगा और न बचा, न उतार दिए, क्या हो जाएगा, निर्धन। यानी कुल मिलाकर
हम यह कह सकते हैं विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर बाकी अन्य कोई स्वर हो, इसके बाद विसर्ग के बाद क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारे चारों व्यंजन आ जाते हैं य, र, ल, व। अब फिर इसके बाद या तो ह आए और या तो कोई स्वर आए तो ये क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर हलंतयुक्त र हो जाता है। ये किसी भी प्रकार का ऐसे जो शब्द आपको मिले तो आप कह सकते हैं विसर्ग संधि के इस नियम का ये पालन करता है। यहाँ पे भी आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, एक मुख्य नियम आता है, ये अक्सर भ्रमित करता है, परीक्षा में पूछता है, बच्चे अक्सर गलत करके चले आते हैं। इसमें बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है आपको, क्योंकि अगर आप भ्रमित हुए तो फिर आपका नंबर गया। तो इसमें हम देखते हैं अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो, और बाद में क्या हो, र हो, बाद में क्या हो, र हो, यानी पहले क्या हो, अ या आ न हो और बाद में क्या आए, र आए, तो इसके पहले जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दीर्घ। अब ह्रस्व में क्या बचा, आपका अ तो चला गया, अब ई बचा और उ बचा। ठीक, हम देख लेते हैं, जैसे आ गया निह धन रज, निह धन रज। अब देख लेते हैं यहाँ पर निह धन रज में हमने बताया विसर्ग के पहले इधर तोड़ते हैं तो न हलंत युक्त हो गया, इसमें से ई आया। अगर बड़ी भी होता तब भी वो बड़ी में ही परिवर्तित रहता। अब आ गया ई, फिर विसर्ग है, फिर र आ रहा है। अब तब क्या होगा, विसर्ग के पहले ये है तो ये अगर ह्रस्व ई है तो दीर्घ ई में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी और ये उतार देंगे, क्या हो जाएगा, नीरज। उसी तरीके से जैसे आ गया निह धन रस, फिर क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, जो ह्रस्व ई है ये दीर्घ ई में बदल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नीरस। इसी तरीके से निह धन रव, नीरव, और बदल जैसे जैसे स्वर आते रहेंगे बदलते रहेंगे वैसे वैसे। और जैसे आता है एक इंपॉर्टेंट उदाहरण और पूछता है, निह धन रोगी, निह धन रोगी, फिर यही बदलेगा, न हलंत युक्त, इसमें से ई आया, फिर विसर्ग आ रहा है, इसके बाद र आ रहा है, तो ये ह्रस्व ई बदल जाएगा दीर्घ ई में, फिर क्या हो जाएगा, निरोगी। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। और हमने आपको भी बताया था नियम के भी आधार पर बताएंगे और इसके बाद आपको नियमानुसार जो सरलतम रूप है वो भी बताएंगे। अब हम वो चर्चा कैसे कर लेते हैं, जैसे आ गया, हमने आपको पहला दूसरा नियम बताया था। एक चीज यह ध्यान दीजिएगा, क्या, शॉर्टकट के तौर पे हमारे जब वर्णमाला का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम बताए थे आपको कि हमारे जिनमें स्वर यंत्रों में, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रों में हमारे कंपन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे स्वर यंत्र में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं। जब कंपन नहीं होता तो क्या कहते हैं, अघोष वर्ण, और जिनमें कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं, सघोष वर्ण, या इसी को घोष वर्ण भी कहते हैं। अब जो स्टार्टिंग के हम 2-3 नियम आपको बताएं, अघोष में क्या आ जाते हैं, वर्गों के पहले दूसरे वर्ण, और सघोष में क्या आ जाते हैं, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, तथा सभी स्वर भी आते हैं, है ना, सभी स्वर भी आते हैं। और क्या आते हैं इसमें, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, और फिर आ जाता है आपका ह भी आ जाता है। अब देख लेते हैं इसके साथ और क्या आता है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। देख लेते हैं, जैसे आ गया क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ।
अब देखिए तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श भी आते हैं। ठीक, अब बाकी जो बच्चे किस में आ जाते हैं आपके सघोष वर्ण में। हमने बताया था यदि विसर्ग के बाद क्या आए, च छ आए तो किस में बदल जाता है विसर्ग, तालव्य श में, इनका उच्चारण स्थान ये है। फिर ट ठ के बाद विसर्ग आए तो इसमें बदल जाते हैं विसर्ग, वो भी हलंत युक्त। और इसके बाद त थ के बाद आए तो ये किस में बदल जाते हैं, इसमें हलंत युक्त। एक नियम हम बताए थे, जब ये तीनों आए विसर्ग के बाद तो विसर्ग या तो ज्यों का त्यों रहता है या तो इनके स्थान पर इन्हीं में क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है। ठीक, फिर अगला नियम बताए थे, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, क ख आए और प फ आए, यही दोनों बचे थे, क ख आए प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और फिर बता दिए थे यदि आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है, क ख और प फ जब आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है, वो भी हलंत युक्त। बाकी और अन्य नियम इससे सघोष से संबंधित थे, जैसा कि अभी हम बताएं कि क्या क्या होता है यदि विसर्ग के पहले अ हो और वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग और अ मिलकर ओ हो जाता है। फिर एक नियम हम बताए कि यदि अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर और बाद में ये सब आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, हलंत युक्त र हो जाता है। फिर ह्रस्व कोई हो और विसर्ग के पहले और बाद में र आए तो फिर क्या हो जाता है, आपका ह्रस्व जो हमारा स्वर रहता है वो दीर्घ में बदल जाता है। अब एक नियम कहीं कहीं यह मिल जाता है, क्या, जैसे यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में क्या आए, यदि लुप्ताकार वाला, जैसे पंचमः धन अध्याय, यानी विसर्ग के पहले भी क्या हो, अ हो और विसर्ग के बाद भी क्या हो, अ हो। तो जो नियम हम अभी बताए थे, विसर्ग के पहले अ और विसर्ग को जोड़कर ओ हो जाता है और ये किसका रूप ले लेता है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ बन जाते हैं और ये बन जाता है लुप्ताकार अ, यानी इसे अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। जैसे आ गया पंचम धन अध्याय, तो अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, म हमारा हलंत युक्त हो गया, अब इसमें क्या निकला, अ। अब इसके बाद क्या आ रहा है, ये विसर्ग आया, फिर क्या आ रहा है, अ आ रहा है। अब ये अ बदल जाएगा ओ में और ये अ बदल जाएगा लुप्ताकार अ में, यानी जिसे अवग्रह चिन्ह भी हम लोग कहते हैं। अब क्या हो जाएगा ये, तब पंचमो ध्याय, क्या हो जाएगा, पंचमोध्याय। इसीलिए कभी कभी देखिए यज्ञ विधि विधान में, पूजा पाठ में, घर पे हमारे जो पुरोहित आते हैं कहते वक्त जैसे प्रथमः धन अध्याय भी हम लिख सकते हैं, तो क्या कहते हैं, उच्चारण नहीं, प्रथमोध्याय समाप्तः। तो आशा करते हैं यहाँ तक विसर्ग संधि का जो चर्चा था ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।